गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। 15 डेज की एमसीक्यू सीरीज में जो आज हमारी बातचीत होगी वो मॉड्यूल ए पर ही चर्चा अभी हमारी चल रही है। मॉड्यूल ए पर हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं और बचे हुए टॉपिक पर अभी हमारी बातचीत होने वाली है। 50 डेज एमसीक्यू सीरीज में हमारी बातचीत हो रही है आपके इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंस सिस्टम, जो कि पहला पेपर है। पूरा ही सिलेबस में कवर करूंगा, जितने यूनिट्स हैं उन पर बातचीत होगी एमसीक्यू के माध्यम से, यानी एमसीक्यू के थ्रू भी आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। इसलिए टॉपिक आपके लिए, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आज जिस मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी आपके मॉड्यूल ए पर, वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो यूनिट दी गई है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं फिर आज की बातचीत। बहुत इत्मीनान से आंसर करिएगा, ठीक से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस मैं आपके एग्जामिनेशन के लिए कवर कर रहा हूं और ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कशन में ला रहा हूं। तो आज की शाम का सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। द एफटीपी 2023, एफटीपी मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है, एक्सपेंडेड द टाउन्स फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंट स्कीम, टीई स्कीम को एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टीई रिकॉग्निशन। अगर किसी टाउन को टाउन फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस रिकॉग्नाइज किया जाता है, टीई के अंतर्गत अगर उसे रखा जाता है, तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस होता है। TEs यानी जो टाउन्स फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस आर एग्जेम्प्ट फॉर ऑल कस्टम ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। अगर किसी टाउन को टीई के अंतर्गत रखा गया तो उन्हें कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिल जाता है, कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती है और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से भी उन्हें नहीं पे करना होता। बी करा है, एक्सपोर्टर्स फ्रॉम टीई गेट प्रायोरिटी एक्सेस टू एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। अगर टीई टाउन्स के एक्सपोर्टर की हम बात करें तो उन्हें प्रायोरिटी मिलता है, जो भी भारत सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स चलाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, ये सारी चीजें उन्हें मिलती है अगर उसमें वो रिकॉग्नाइज कर लिए जाते हैं तो। टीईज ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर पीएलआई इंसेंटिव विदाउट एनी सेपरेट एप्लीकेशन। टीई जो होते हैं, जो टीई शहर है, जो सिटीज हैं, वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस पर हम पीछे चर्चा कर भी चुके हैं। तो उनको कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देना होता, वो ऑटोमेटिकली उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हो। और अगला है डी ऑप्शन कह रहा है, टीईज आर डिजाइन टू सेस, सेस का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर एफटीपी 2023। टीई क्या है, जो टाउन फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस वाले शहर है उनको बेसिकली डिजाइन किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत एफटीपी पॉलिसी 2023 में क्या होगा, दुरुस्त आंसर टीई पर है ना, टाउन फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की बात यहां पर की जा रही है। जो आपका इसके पहले का जो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था 2015 से 2020 के बीच में जो बना, उनमें कुछ शहरों को टीई के अंतर्गत रखे जाने की बात की गई। उद्देश्य इसका यह था कि ऐसे शहरों में एक्सपोर्ट को और ज्यादा प्रमोट किया जाए, एक्सपोर्ट को और ज्यादा सपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वहां पर एस्टैब्लिश किया जाए। टीई के अंतर्गत कुछ शहर चिन्हित किए गए, जिनमें से अभी हाल फिलहाल में चार उत्तर प्रदेश के क्या चार और नए शहर जोड़े गए हैं, जिनमें आपका फरीदाबाद है, मुरादाबाद है, वाराणसी है और मिर्जापुर है। ये चार शहर इसमें और जोड़े गए हैं। टीई क्वालिफाई होने के लिए अगर उस शहर में उस पर्टिकुलर वस्तु का 750 करोड़ या उससे ज्यादा का एनुअल प्रोडक्शन हो जाता है, फिर ध्यान से समझिएगा, 750 करोड़ या उससे ज्यादा का एनुअल प्रोडक्शन होता है तो आप टीई के अंतर्गत रिकॉग्नाइज कर लिए जाते हैं। लेकिन हैंडीक्राफ्ट, इन सारे हैंडीक्राफ्ट हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सारे में ये थ्रेशोल्ड लिमिट खाली 150 करोड़ की है। यानी अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, 150 से ज्यादा का प्रोडक्शन अगर आप एक साल में वो शहर करता है या उससे ज्यादा का प्रोडक्शन करता है तो उसे टाउन फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के अंतर्गत रखा जाता है। 43 सिटीज इसके अंतर्गत है। पहले 39 शहर थे, 4 बाद में जोड़े गए, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया। ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कि इनमें से कौन से 4 शहर बाद में जोड़े गए, तो वाराणसी है, मुरादाबाद है, मिर्जापुर है और फरीदाबाद है। ये 4 नए शहर है जिसमें जोड़े गए और अब टीई की संख्या कुल हो चुकी है 43। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आपने मेरे सारे ये स्टेटमेंट ध्यान से सुने होंगे तो आंसर आपको मिल गया होगा। आप में से जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर टीई के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया जाता है तो सरकार जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम चलाती है, जैसे ईपीसीजी स्कीम्स हो गई, जैसे पीएलआई स्कीम के अंतर्गत भी इसको जोड़ा जाता है, अगर वो प्रोडक्शन पीएलआई की लिस्ट में आता है तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Which of the following scheme under FTP 2023 provides a mechanism for duty-free import for capital goods subject to fulfillment of export obligation? इनमें से कौन सी स्कीम है FTP 2023 के अंतर्गत जो असल में आपको अगर कोई कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट करते हैं, बाहर से अगर आप कोई कैपिटल गुड्स लेकर आते हैं तो उसमें आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, यानी कस्टम ड्यूटी वगैरह वहां पर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन आपको कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस पूरे करते हैं। अगर आप ड्यूटी की माफी चाहते हैं, ड्यूटी अगर वेवर ऑफ हो रहा है उस पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स से जो आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरे करने होते हैं। ये स्कीम क्या है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, डीएफआई इसको बोलते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, या ईपीसीजी, एक ना ईपीसीजी का पूरा नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम, या आरओएसआईटीएल। क्या होगा इसका दुरुस्त आंसर भैया,
क्या होगा दुरुस्त आंसर? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, अगर आप इसको इत्मीनान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये स्कीम क्या थी, मैं आपको स्कीम के बारे में पूरी चर्चा कर दे रहा हूं। इस स्कीम को लाया गया था इसलिए ताकि भारत के अंदर उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अगर आप कोई कैपिटल गुड्स क्या होती है, जिनसे आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, यानी जो मशीनरी वगैरह होती हैं वो सब कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आती है। तो कैपिटल गुड्स अगर वो भारत में नहीं मिल रहा है और आपको कहीं से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो सरकार कहती है कि आप उस कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर दीजिए, हम उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब आपका वेवर ऑफ कर देंगे, यानी माफ कर देंगे, लेकिन आप जितने की ये ड्यूटी एग्जेम्पशन ले रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आपको हमें एक्सपोर्ट करके देना होगा। ये कुछ हिस्सा कितना है? ज्यादातर वस्तुओं में ये है 6%, यानी 6 गुना है, 6% है, 6 टाइम्स है। यानी अगर मैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सारी ड्यूटी, सॉरी, अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी ये सब वेवर ऑफ हो रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते 1 लाख रुपए, तो मुझे इसके 6 गुना यानी 6 लाख रुपए का एक्सपोर्ट करके सरकार को दिखाना होगा। यदि मैं इस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाता हूं, इसको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कहते हैं, यदि मैं इस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाता हूं तो सरकार मुझसे कुछ ब्याज भी लेगी और ये जो एग्जेम्पशन आपको मिला था वो सरकार को मुझे वापस करना पड़ेगा। ये 6 गुना मैंने अपने मन से नहीं कहा है, 6 गुना कई सारी वस्तुओं में है, लेकिन कुछ गुड्स और सर्विसेज में कुछ को तो इससे छूट से बाहर रखा गया, जैसे डेयरी उद्योग वगैरह है जिसमें आपका कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं है, और कुछ में ये और कम रखा गया, लेकिन ज्यादातर वस्तुओं में ये 6 टाइम्स है जो आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा। इस स्कीम को हम कहते हैं ईपीसीजी स्कीम, है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड्स स्कीम, इसका पूरा नाम है ईपीसीजी स्कीम। अगर आप में से किसी ने सी आंसर किया है तो बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसमें जो विवाद हुआ था, इसी विवाद को सुलझाने के लिए आगे चल के एक और वन टाइम एमनेस्टी स्कीम आती है, क्लियर है, जिसका टैगलाइन था विवाद से विश्वास की ओर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द करंट एफडीआई पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज प्रोहिबिटेड। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है भारत के अंदर, उसमें से कौन सा सेक्टर है जो प्रोहिबिटेड है, यानी जिसमें एफडीआई नहीं की जा सकती किसी भी रूट से, ना गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से, ना ऑटोमेटिक रूट से, किसी रूट से आप नहीं कर सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार एंड सिगरेट, एग्रीकल्चर अदर देन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर में भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज है जिनमें कर सकते हैं, अदरवाइज एग्रीकल्चर में नहीं किया जा सकता। इसमें से आपको करेक्ट कोड का चुनाव करना है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 2 3 केवल, ऑप्शन बी कह रहा है 1 2 3 और 5, ऑप्शन सी कह रहा है 2 3 और 4, और ऑप्शन डी कह रहा है ये सारे के सारे। तो इनमें से कौन सा है जिसमें प्रोहिबिटेड है भैया? इसमें से कौन सा है जिसमें से प्रोहिबिटेड है? आंसर करिएगा, कौन सा एरिया है जो प्रोहिबिटेड है, जो प्रोहिबिटेड है, जिनमें हम एफडीआई नहीं कर सकते, भारत में एफडीआई करना मना है, प्रोहिबिटेड है। क्या होगा दुरुस्त आंसर? एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, सिगार और सिगरेट की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। क्या होगा दुरुस्त आंसर? सिगार एंड सिगरेट में कुछ हद तक है, लेकिन हम इसको अगर हम ब्रॉडली देखते हैं तो इसमें भी एफडीआई प्रोहिबिटेड है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर हम लोगों ने पर्याप्त समय ले लिया है। आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़े। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो दुरुस्त आंसर होगा, आप में से अगर जिन्होंने भी डी आंसर किया, डी आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, लगभग इन सारे ही सेक्टर में प्रोहिबिटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोमेटिक वर्सेस गवर्नमेंट रूट ऑफ एफडीआई। ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट ऑफ एफडीआई के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, अपने को क्या करना है, इस स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। चलिए इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ने के पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। एफडीआई के 2 रूट होते हैं हमारे पास, एक है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट और दूसरा है ऑटोमेटिक रूट, क्लियर। उस पर स्टेटमेंट बना है, इसलिए मैं अभी इस पर आपसे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि फिर वो आंसर आप तक पहुंच जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, लेकिन तब भी मैं आपसे इस पर कुछ बातें कर लेता हूं। ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट में अंतर क्या होता है? गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेने की आवश्यकता होती है बिफोर इन्वेस्टिंग, जबकि ऑटोमेटिक रूट में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जिन सेक्टर में एफडीआई की अनुमति देती है उस सेक्टर में कुछ हिस्सा आपको ऑटोमेटिक रूट से करना होता है और कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से करना होता है। वर्तमान समय में भारत में जो ज्यादातर एफडीआई होते हैं वो ऑटोमेटिक रूट से होते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ग्रीन रूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक होगी इतनी बात। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से कर सकते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको ऑटोमेटिक रूट की अनुमति है ही नहीं, आप गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से ही आएंगे। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अगर भारत में एफडीआई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए ऑटोमेटिक रूट नहीं है, उसके लिए ऑटोमेटिक रूट प्रोहिबिटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूट से ही आ सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्या होगा आपका आंसर? इसको इत्मीनान से पढ़िए और आंसर करिए। अंडर ऑटोमेटिक रूट नो प्रायर अप्रूवल इज नीडेड बट इन्वेस्टर मस्ट इन्फॉर्म आरबीआई एफडीआई सेल
विद प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत तो वैसे आपको कोई प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, बस आपको सिर्फ आरबीआई में, आरबीआई का जो एफडीआई सेल है उसमें आपको एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है। दूसरा कह रहा है अंडर गवर्नमेंट रूट प्रपोजल आर कंसीडर्ड बाय डीपीआईआईटी एंड अप्रूव्ड बाय रिस्पेक्टिव सेक्टोरल मिनिस्ट्री। तो जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आते हैं तो आपको डीपीआईआईटी से अप्रूवल लेना होता है और आप उस पर्टिकुलर सेक्टोरल मिनिस्ट्री से, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से आपको प्रपोजल को पास कराना होता है। सर्टेन सेंसिटिव सेक्टर जैसे डिफेंस हो गया, टेलीकॉम हो गया, मीडिया हो गया, ये सारे गवर्नमेंट रूट से ही आते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? केवल पहला। बी कह रहा दूसरा और तीसरा। सी कह रहा केवल पहला और तीसरा। और डी कह रहा कि 1 2 3 यानी सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सारे के सारे स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? आंसर करिए। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनल, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड, डीपीआईआईटी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर हम लोगों ने सफिशिएंट टाइम ले लिया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप में से जिन मित्रों ने भी डी आंसर किया है, गाजे बाजे के साथ दुरुस्त आंसर है भैया। ऑटोमेटिक रूट में आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका ऑफिस जिस पर्टिकुलर आरबीआई के रीजनल ऑफिस के अंतर्गत आता है, जिस आरबीआई के रीजनल ऑफिस के जुरिडिक्शन में आता है, वहां पर आपको 30 दिनों के अंदर ये अप्रूवल देना, मतलब उसकी एक इंफॉर्मेशन, रिटन इंफॉर्मेशन देनी होती है। ये भी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आपको अपना प्रपोजल वेरीफाई कराना होता है, आपको पहले अनुमति लेनी होती है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल दृष्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। A French cosmetic company acquires a controlling stake in an Indian pharmaceutical company. Through cosmetic and pharma are unrelated sectors. This is, अब यहां पर टाइप्स ऑफ एफडीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है कि एक फ्रेंच की कॉस्मेटिक कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स बनाती है, उसने एक्वायर किया भारत की एक ऐसी कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। क्लियर है? अब अगर हम फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक में देखें तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग इंडस्ट्री हैं। यानी फ्रेंच कंपनी अपने देश में एक अलग इंडस्ट्री में काम करी, एक अलग सेक्टर में काम करी है, और भारत में आके उसने एक दूसरे सेक्टर की, जो उससे रिलेटेड नहीं है, दूसरे सेक्टर की कंपनी को एक्वायर किया। ये किस प्रकार का एफडीआई? हॉरिजॉन्टल एफडीआई है। इसको हॉरिजॉन्टल ग्रीनफील्ड एफडीआई कहेंगे, या कॉन्ग्लोमेरेट ब्राउनफील्ड एफडीआई कहा जाता है। वह वर्टिकल ग्रीनफील्ड एफडीआई होगा या हॉरिजॉन्टल ब्राउनफील्ड एफडीआई होगा। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? आंसर करिए, आंसर करिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सफिशिएंट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 पर ले लिया है। दुरुस्त आंसर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल ग्रीनफील्ड एफडीआई, कॉन्ग्लोमेरेट ब्राउनफील्ड एफडीआई, या वर्टिकल ग्रीनफील्ड एफडीआई, या हॉरिजॉन्टल ब्राउनफील्ड एफडीआई। देखो, कुछ इत्मीनान से बातें समझते चलिए, आप इसका आंसर करते चलिएगा। ग्रीनफील्ड एफडीआई का मतलब होता है जब कोई भी देश दूसरे देश में जाके बिल्कुल शुरू से इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी फ्रॉम द स्क्रैच, वहां उसने लैंड लिया, इंडस्ट्री स्टैब्लिश की, तब उसने अपना प्रोडक्शन करना शुरू किया, ये ग्रीनफील्ड एफडीआई कहलाएगा। ब्राउनफील्ड एफडीआई का मतलब होता है बिल्कुल शुरू से नहीं कर रहे हैं, आपने कोई ऑफिस एक्वायर किया, आपने किसी कंपनी का एक्वायर किया, उसमें थोड़ा बहुत आपने चेंज किया और वहां से आपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, इसको हम कहते हैं ब्राउनफील्ड एफडीआई। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई और कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई में। इसमें आपको ध्यान से समझना होगा। पहले इसके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ब्राउनफील्ड समझ में आ गया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया है वो आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। बी का मतलब है कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है जहां पर एक कंपनी दूसरे देश में जाके बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है। क्लियर है? अगर ये फार्मास्यूटिकल कंपनी फार्मास्यूटिकल में करती तो वो सेम सेगमेंट होता, लेकिन फार्मास्यूटिकल भारत में आके एक कॉस्मेटिक फार्मास्यूटिकल क्या नाम है, ये कॉस्मेटिक कंपनी जो फ्रेंच की है वो भारत में आके फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्टमेंट कर रही है। दो अलग अलग डिफरेंट जो है बिजनेस है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम दूसरे देश में जाके दूसरे बिजनेस में एंटर कर सकें, हम अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन ला सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो जब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है। अब कॉन्ग्लोमेरेट के साथ ब्राउनफील्ड शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि आप एक्वायर कर रहे हो, आप नए सिरे से बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच आपने शुरू नहीं कर रहे हो, आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया और वहां से आपने बिजनेस शुरू किया। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ग्रीनफील्ड वर्सेस ब्राउनफील्ड एफडीआई? अभी पीछे ही आपसे डिस्कशन किया गया है ग्रीनफील्ड के बारे में भी, ब्राउनफील्ड के बारे में भी। ग्रीनफील्ड इन्वॉल्व बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज,
ब्राउन फील्ड इन्वॉल्व एक्विजिशन और मर्जर। ग्रीन फील्ड में हम नई फैसिलिटीज को शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से चीज हम शुरू करते हैं, जबकि ब्राउन फील्ड एक्वायर में हम एक्वायर करते हैं या मर्ज करते हैं कंपनीज को। ग्रीन फील्ड यूजुअली गिव्स हायर कंट्रोल बट रिक्वायर हायर कैपिटल एंड टाइम। ग्रीन फील्ड आपको ज्यादा कंट्रोल देता है, लेकिन इसमें समय भी आपका ज्यादा लगता है, क्योंकि नए सिरे से ही काम शुरू हो रहा है, फ्रॉम द स्क्रैच आप शुरू करते हो, टाइम भी ज्यादा लगता है। सी कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट है, ब्राउन फील्ड अलाउज क्विकर मार्केट एंट्री बट मे इन्वॉल्व इंटीग्रेशन चैलेंजेस। ब्राउन फील्ड एफडीआई आपको मार्केट में जल्दी जाने की सुविधा तो देता है, आप मार्केट में बहुत तेजी से एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन का चैलेंज होता है कि आप इंटीग्रेट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। ग्रीन फील्ड इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया बट ब्राउन फील्ड इज अलाउड। ग्रीन फील्ड भारत के अंदर निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, लेकिन ब्राउन फील्ड आपके लिए अलाउड है। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना। ए कह रहा है केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, सी कह रहा है दूसरा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट से, डी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। इस क्वेश्चन को इत्मीनान से आंसर करिएगा। मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है, क्लियर है। वैसे अगर हम अभी जो आपका पेपर बीता है, मई वाला जो पेपर गया है, 4 मई को ही आपका पेपर था 2025 में, उसमें मॉड्यूल ए, जिस मॉड्यूल पर हम बात करें, मॉड्यूल ए से इजी क्वेश्चंस बने थे। तो मॉड्यूल ए से जो क्वेश्चन पेपर आपका पूरा का पूरा पेपर इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा थे, तो इजी टू मॉडरेट था। मे का क्वेश्चन टफ क्वेश्चन पेपर नहीं था, और मॉड्यूल ए से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इजी नेचर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर हम लोगों ने सफिशिएंट टाइम ले लिया है, एक एक करके इसके आंसर की जांच करते चलते और देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहली बात तो है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों भारत में प्रोहिबिटेड नहीं है, दोनों ही भारत में इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ग्रीन फील्ड प्रोहिबिटेड है और ब्राउन फील्ड में आपको अनुमति है। तो चौथा स्टेटमेंट तो आपका गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि जहां पर 4 है वो तो आपका आंसर नहीं बन सकता है, क्योंकि हमें सही चुनना, और चौथा स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब सी आंसर तो आपका बन नहीं सकता, डी आंसर तो आपका बन नहीं सकता। आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अब बाकी क्वेश्चन, बाकी स्टेटमेंट को जांचते हैं। ग्रीन फील्ड चूंकि फ्रॉम द स्क्रैच आप शुरू करते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा समय और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, वो एक लंबा इन्वेस्टमेंट होता है। जबकि ब्राउन फील्ड में आप आते हैं, आप एक्वायर करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और वहीं से काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। इसका मतलब जहां पर पहला स्टेटमेंट होगा वो ऑप्शन सही होना चाहिए। तो पहला तो पहले में भी है और बी में भी, अब दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। ग्रीन फील्ड यूजुअली गिव्स हायर कंट्रोल। जब आप सारी चीजें खुद ही स्टार्ट कर रहे हैं, खुद आप अपना प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, सब तो कंट्रोल आपके पास ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर हायर कैपिटल और टाइम की जरूरत होती है। ये भी सही स्टेटमेंट, अच्छा मैंने इसको पढ़ लिया था। और ब्राउन फील्ड में एक्विजिशन और मर्जर शामिल होता है, तो पहला और दूसरा दोनों सही। अब ये दोनों में तीसरा देखते हैं, ब्राउन फील्ड अलाउ क्विकर मार्केट एंट्री। बिल्कुल, अगर आप मार्केट में जल्दी एंट्री चाहते हैं तो आपने किसी को एक्वायर किया, उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया और आपने वहीं से काम करना शुरू कर दिया। जबकि ग्रीन फील्ड एफडीआई में आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा समय लगता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही। इसका मतलब जो दुरुस्त आंसर होगा वो बी। आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो एफआईआईज होते हैं, आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। एफडीआई और एफआईआई दोनों किसी देश में इन्वेस्टमेंट से संबंधित हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। इनमें से कौन है जो इन दोनों में से सबसे अच्छे तरीके से दोनों का डिफरेंस बता पा रहा है। एफआईआई हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी व्हाइल एफडीआई ब्रिंग्स कैपिटल। एफआईआई किसी देश में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो वहां पर मैनेजमेंट स्किल्स को लेकर आता है, टेक्नोलॉजी को लेकर आता है, जबकि एफडीआई पूंजी को लेकर आता है। बी कह रहा है एफडीआई फ्लोज ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट व्हाइल एफआईआई टारगेट प्राइमरी मार्केट। एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेकेंडरी मार्केट में फ्लो करता है, जबकि एफआईआई प्राइमरी मार्केट में। सी कह रहा है एफआईआई हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल व्हाइल एफडीआई ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। एफआईआई जो होता है वो कैपिटल अवेलेबिलिटी किसी देश में उपलब्ध कराता है, जबकि एफडीआई देखा जाए तो सामान्य तौर पर ही अलग अलग स्पेसिफिक सेक्टर में होता है ना, टेलीकॉम में है, फार्मास्यूटिकल्स में है, अलग अलग सेक्टर्स में हो रहा है। जबकि डी कह रहा है कि एफआईआई इज कंसीडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन एफडीआई। एफडीआई की तुलना में एफआईआई ज्यादा स्टेबल कंसीडर किए जाते हैं, ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। क्या होगा भैया दुरुस्त आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? पहला है कि एफआईआई ज्यादा स्टेबल नहीं होता, बल्कि एफडीआई स्टेबल होगा। एफआईआई को कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है अगर आपको लगता है कि इस देश के अंदर, चूंकि देखिए एफआईआई स्टॉक मार्केट में होने वाला इसमें इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटीज में होने वाला इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो में होने वाला इन्वेस्टमेंट है, जबकि एफडीआई प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस में होने वाला इन्वेस्टमेंट है। तो एफडीआई ज्यादा स्टेबल होता है, ना कि एफआईआई। तो चौथा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हो गया। यहां पर जो दुरुस्त स्टेटमेंट होगा वो सी होगा। एफआईआई हेल्प करता है कैपिटल अवेलेबिलिटी में, जबकि एफडीआई अलग अलग
स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो उस स्पेसिफिक सेक्टर में जितना सरकार ने अनुमति दे रखी उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना गवर्नमेंट अप्रूवल रूट या ऑटोमेटिक रूट से सरकार ने आपको अनुमति दी है। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल दुरुस्त आंसर होगा। जिन्होंने भी सी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया हमारे मित्रों ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सा है भैया जो भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में माना जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट है, कौन है जो भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत रखा जाएगा। पहला है सब्सिडीज ऑफ कंपनीज इन इंडिया, अगर इंडियन कंपनीज को सब्सिडीज दिया जा रहा है, या मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, अगर फॉरेन कंपनीज हैं जिन्होंने मेजोरिटी शेयर होल्डिंग भारतीय कंपनी में कर रखा है। क्लियर है, कौन सा है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में माना जाएगा, आपको ये बताना है। कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय फॉरेन कंपनीज, या भारत की ऐसी कंपनीज जो फाइनेंस की जा रही फॉरेन कंपनीज के द्वारा। या चौथा स्टेटमेंट कह रहा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कौन सा एफडीआई के अंतर्गत रखा जाएगा, आपको ये कोर्ट से चुनाव करना है इसका। ए कह रहा है केवल पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी सारे के सारे, बी कह रहा है दूसरा और चौथा, सी कह रहा है पहला और तीसरा, और डी कह रहा है कि पहला दूसरा और तीसरा। आंसर करिए भैया, क्वेश्चन नंबर 8 पर आंसर करिए। ठीक है, इस पे जो दुरुस्त आंसर देखिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफआईआई के अंतर्गत आता है। पोर्टफोलियो किसके अंतर्गत आता है, एफआईआई के, इसको एफपीआई कहिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है। इसमें दो हिस्से होते हैं, एफआईआईज एंड क्यूएफआईज। तो आपका चौथा स्टेटमेंट तो सही बनेगा नहीं, इसलिए जहां पर 4 है वहां पर आपका स्टेटमेंट आंसर बन नहीं सकता। तो ए नहीं बन सकता है और आपका बी नहीं बन सकता है। सब्सिडरी अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश कर रही है भारत के अंदर तो एफडीआई के अंतर्गत बिल्कुल आएगा। अगर मेजोरिटी स्टेक भारतीय कंपनी फॉरेन कंपनी ने ले रखा है तो मेजर स्टेक होल्डर होगा, तो ये भी आएगा। और अगर फॉरेन कंपनी द्वारा वो फाइनेंस की जा रही है तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि 10% से ज्यादा का अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी देश के अंदर किसी दूसरी कंपनी में कर रहे हैं तो एफडीआई के अंतर्गत आता है। यानी पहला दूसरा और तीसरा यहां पर दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया भैया, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात। चले भैया क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें, आगे की ओर चले। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ में शेयर कर दूं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपने नवंबर एग्जामिनेशन को जेआईबी या डीबीएफ के लिए, तो आपके लिए दो बिल्कुल न्यू बैच और बहुत इंपॉर्टेंट बैच आपके लिए शुरू किए गए। एक है आपको ऑफिसर्स जेआईबी फाउंडेशन बैच, ये आपकी कंप्लीट थ्योरी की क्लास होने वाली है। क्लियर है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन उसमें पीपीबी और एएफएम, स्पेशली एएफएम बहुत कॉन्सेप्चुअल बहुत न्यूमेरिकल पेपर पूछा गया था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर पेपर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम आपके एग्जामिनेशन के पहले एक कॉन्सेप्चुअल बैच लेकर आए हैं। अभी आपके एग्जामिनेशन में समय है, पूरा सितंबर आपके पास है, पूरा अक्टूबर आपके पास है, 2 महीने आपके पास अभी पूरे यानी थ्योरी पूरी पढ़ी जा सकती है बहुत आराम से। तो ऑफिसर्स जेआईबी फाउंडेशन बैच है जो सिर्फ आपको 1999 में मिलने वाला है। दूसरा, इस पर आपके लिए जो है कल से ऑफर भी आपको इस पे मिल रहा है। दूसरा है जेआईबी का एमसीक्यू बैच। क्लियर है, अब एमसीक्यू बैच जो है ये आपका कंप्लीट एमसीक्यू बैच होगा, यानी आपका पूरा सिलेबस एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा, सारे के सारे सब्जेक्ट। इसमें एमसीक्यू तो मिलेगा, साथ में एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फाउंडेशन बैच की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो ये दो नए बैचेस है भैया, और इन सभी पर आपके लिए ऑफर भी अवेलेबल है। अभी इनकी फीस और भी कम हो जाएगी जो आपको यहां पर दिख रहा है। ऑफर की जो डेट है वो कल से शुरू हो जाएगा, 27 ऑफ क्या नाम है अगस्त से शुरू होकर आपके लिए ऑफर चलने वाला है 31 अगस्त तक। क्लियर है, वो ऑफर कब तक चलेगा भैया, 31 अगस्त तक आपके लिए ऑफर चलने वाला है। तो ये फीस आपके लिए और भी वहां पर कम हो जाती है। तो ये दोनों बैचेस है। इस एमसीक्यू बैच में आपको एमसीक्यू और फाउंडेशन दोनों की क्लासेस मिलने वाली, जबकि उसमें आपको सिर्फ फाउंडेशन की क्लासेस मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज द ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इनमें से कौन है जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे अच्छा इंडेक्स मानते हैं, जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग अ ईयर। किसी साल के अंतर्गत भैया अगर नेशनल इनकम में कांस्टेंट प्राइस पर बढ़ोतरी देखी गई है, या सस्टेन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, या रियल पर कैपिटा इनकम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, या एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस ओवर अ टाइम, या एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम अलोंग विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीजेस पॉपुलेशन। अगर आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ रही है लेकिन साथ साथ आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उससे हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन बना हुआ है। आप में से जिन्होंने भी 9th का ए आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी का एक हिस्सा है। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। आज की जो हमारी चर्चा हुई है फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी पर 9 ही क्वेश्चन थे मुझे लगता है। देख लेते एक बार आप।
हाँ, तो 9 क्वेश्चन थे भैया जिन पर आज हमारी बात हुई है। अभी मॉड्यूल ए पर आपके कई सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, उन सब पर हमारी बात होगी। रेगुलर मेरी आपसे मुलाकात होती है, ये क्लास आपकी चलती है ट्यूसडे से संडे, मंडे आपका वीक ऑफ होता है। तो कल मेरी आपसे मॉड्यूल ए पर आगे और मुलाकात होगी। इनके अलावा हम अगर अपने बैचेस की बात करें बाबू, तो आपके लिए महापैक्स है। महापैक एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करेगा। जो पीछे मैंने आपको 2 बैचेस बताए, अगर आप महापैक लेते हैं तो इस प्राइस पर आपको वो दोनों बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। यानी महापैक में हमारे जितने भी अपकमिंग बैचेस होते हैं, जितने रनिंग बैचेस होते हैं, उन सबका एक्सेस मिलता है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, महापैक में आपको ई बुक का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ई बुक वगैरह आपको अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके अलावा जीआईबी और सीआईबी का कंबाइंड महापैक है। इसके विषय में मैं आपसे लगातार बातचीत करता रहता हूं। इसमें जीआईबी और सीआईबी दोनों की प्रिपरेशन आप एक साथ कर सकते हैं। फाउंडेशन 2.2 आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप में से किसी का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रुका है तो सिंगल सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। महापैक है तो आपको ये सिंगल सब्जेक्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी आप और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। मैं लगातार इस ग्रुप के माध्यम से आपके साथ बना रहता हूं, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं, मिलते हैं कल आपसे मॉड्यूल ए के बचे हुए टॉपिक पर एमसीक्यू के थ्रू डिस्कशन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।